हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025, जिसमें मैं ईवीएस की क्लासेस करा रहा हूँ। और ईवीएस जिस भी किसी भी एग्जाम में आता है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस वही सेम है। पांचों थीम हमें पढ़ने हैं: फूड, शेल्टर, वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है, और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। और अभी हमारा पहला थीम चल रहा है फूड, और पूरी एनसीईआरटी में कवर करा रहा हूँ। आपकी जो जो फूड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए मैंने केवीएस पीआरटी ईवीएस 2025 या केवीएस पीआरटी 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए हम पढ़ेंगे। दो टॉपिक और हमारे बचे हैं फूड्स में। एक है हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें हम रबी क्रॉप्स क्या होती है, जायद क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, उसके सीजन क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, मतलब भोजन का संरक्षण कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक आज होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर, जिसको आप क्या कहते हो, कृषि। ठीक है, कृषि कहते हो। तो आप सभी को पता है कि हमारा क्रॉपिंग सीजन्स होता है भाई, कि क्रॉपिंग सीजन्स होता है। और उसमें जैसे रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। तो उसमें कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं, इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। 6, 7, 8 में पढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ वहाँ पे दिया गया है, उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे जायद क्रॉप्स के बारे में। तो बात करें, जो हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है, क्रॉपिंग सीजन जो होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन, पहला इसमें होता है हमारा रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स। दूसरा होता है हमारा खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। एंड तीसरा होता है हमारा जायद क्रॉप्स। क्या, जायद क्रॉप्स। ठीक है, जायद क्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं रबी, रबी की फसल। इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। और इसको हम क्या बोलते हैं, जायद की फसल। जायद की फसल। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। रबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, और जायद क्रॉप्स क्या होता है। यहाँ पे बस मैं पढ़ाता हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करता। ठीक है, सीधी सी बात है, आप जितना समय यहाँ पे दोगे कुछ न कुछ सीख के जाओगे। तो पहला हम पढ़ते हैं भाई, किसके बारे में पढ़ते हैं, पहला चलिए रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। रबी की फसल। तो इसमें आपको चीजें क्या लिखनी है भाई, सबसे पहली चीज को आपको लिखना है, इसका सीजन क्या होता है। ठीक है, सीजन, पहले आपको इसमें लिखना है सीजन, इसका सीजन क्या होता है। तो इसका सीजन जो होता है हमारा अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक इसका सीजन होता है। और इसमें क्या लिखना है आपको, बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ विंटर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ विंटर में ये फसल उगाई जाती है। और वही बात करें, इसके लिए टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, तो लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और लो रेनफॉल चाहिए होता है, लो रेनफॉल चाहिए होता है। ठीक है, लो रेनफॉल चाहिए होता है। और इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, जलवायु, जिसको आप जलवायु कहते हो। तो ये होता है हमारा टेम्परेट क्लाइमेट। क्या, टेम्परेट क्लाइमेट।
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु। देखिए मैंने इसमें रबी क्रॉप के बारे में क्या बताया, मेन मेन चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई। पहली चीज, इसका सीजन क्या होता है कि किस सीजन में इसको बोया या उगाया जाता है, तो ये अक्टूबर टू मार्च में बोया जाता है। ठीक है, और वही बात करें तो इसमें इसका जब हमारा सर्दियों की शुरुआत होती है, सर्दियों में आपको पता है कि शुष्क मौसम रहता है, ठीक है, और ठंडा मौसम रहता है, ड्राई और कोल्ड रहता है। और इसमें बात करें, इस फसल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है हमारा, थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, वो कम वर्षा की जरूरत होती है इसमें। और आगे की बात करें इसमें क्लाइमेट कैसा जरूरत होता है, क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु। क्या, समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं कि इस फसल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, बरली, ठीक है, बार्ली जिसको आप जौ बोलते हो। और क्या लिख लीजिए, ग्राम। और क्या लिख लीजिए आप, वीट, गेहूं। और क्या लिख लीजिए आप, मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, सरसों। तो ये है आपका ठंडी वाला मौसम। ठीक है, बार्ली को आप क्या बोलते हो, जौ बोलते हो। ठीक है, ग्राम को आप चना बोलते हो, वीट को आप क्या बोलते हो, गेहूं बोलते हो, और आप मस्टर्ड को क्या बोलते हो, सरसों का तेल या सरसों बोलते हो। ठीक है, सरसों। ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताया आपको, बार्ली जिसको आप जौ बोलते हो, ग्राम चना बोलते हो, वीट गेहूं बोलते हो, मस्टर्ड सरसों बोलते हो। तो ये सारी फसल्स हैं, ये किसमें बोई जाती हैं, ये हमारी रबी क्रॉप्स हैं, जो कि आप दिसंबर टू मार्च, आप कह सकते हो अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च में उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये समय है, ठीक है, अभी हमारा फरवरी मंथ में है, तो इस समय आप देखेंगे कि गेहूं की बुआई हुई है। ठीक है, तो आप मौसम का अंदाजा लगा के उस समय क्या कौन सी फसल उगाई जाती है, वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई खरीफ क्रॉप्स। किसके बारे में, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है भाई, तो इसमें बात करें, इसको हम कौन से क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, तो इसको बात करें, इसको हम ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। ठीक है, समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, गर्मियों में कौन सी फसल उगाई जाती है, मैंने बता दिया। देखिए, रबी ठंडी की शुरुआत होते ही इसको, इसमें जो जो उगाया जाता है आपके एग्जाम्पल दिमाग में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बताया खरीफ क्रॉप्स की बात की, तो ये ऑल्सो कॉल्ड एट समर क्रॉप्स, मतलब गर्मियों की फसल। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, गर्मियों की फसल के नाम से जाना जाता है, गर्मियों की फसल। ठीक है, और वही बात करें इसमें, और इसको इसको बात करें टेम्परेचर वगैरह की क्या जरूरत रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की बात करें तो भाई अब गर्मियों में हाई टेम्परेचर रहता है, तो कैसा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और वही बात करें, और क्या, और भाई हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। क्या, हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है इसको। और वही बात करें, इसका क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, जो जलवायु होती है हमारी, क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को उष्ण कटिबंधी, क्या, उष्ण, उष्ण कटिबंधी। ठीक है, उष्ण कटिबंधी बोलते हैं इसको। तो ये आपको समझ में आया। और इसका सीजन लिख लेते हैं, सीजन कब बोया या काटा जाता है, तो बात करें ये आपका होता है कब, जून से सितंबर, जून टू सितंबर। तो मैंने इसमें क्या बताया मेरे भैया मैंने यही बताया आपको कि इसको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, गर्मियों की फसल भी बोलते हैं। आप सभी को पता है गर्मियों में हम, हॉट रहता है सीजन, कैसा वेदर रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है, और और क्या, थोड़ी सी नमी रहती है। ठीक है, वही बात करें इसमें कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है,
भैया और हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है खरीफ क्रॉप्स को। और वही बात करें इसमें कौन से क्लाइमेट होता है, तो इसमें होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, कौन, उष्णकटिबंधीय जलवायु बोलते हैं। ये क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सीजन कब बोया और काटा जाता है, तो उसको जून में बो दिया जाता है और सितंबर तक काट लिया जाता है, जून टू सितंबर, याद रखना है, जून टू सितंबर, जेएस, ठीक है, जून टू सितंबर। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। भाई एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में बात करें तो बाजरा, ठीक है, बाजरा। और क्या लिख लो आप इसको, अरहर, ठीक है, अरहर। और इसमें क्या लिख लो आप, कॉटन, कॉटन लिख लो। और क्या लिख लो इसमें, और क्या लिख लो आप, जूट, ठीक है, जूट लिख लो। और क्या लिख लो, ज्वार लिख लो, ठीक है, ज्वार लिख सकते हो इसमें। और क्या लिख सकते हो, मेज लिख सकते हो, क्या, मेज लिख सकते हो, ठीक है, मक्का जिसको आप बोलते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या खरीफ क्रॉप्स हैं। मैंने बताया बाजरा, अरहर, तुर की दाल भी होती है, तुर भी लिख सकते हो, ठीक है, तुर की दाल होती है। कॉटन, ठीक है, कॉटन भी, कपास जिसको आप बोलते हो, जूट भी बोलते हैं, जूट किस में आता है, इसी में आता है, हमारा खरीफ क्रॉप्स में आता है। ज्वार भी इसी में आता है। मेज जिसको आप मक्का बोलते हो, क्या बोलते हो, मक्का, ठीक है, मक्का बोलते हो। और तुर, तुर की दाल, ठीक है, तुर, तुर की दाल होती है, आपको भी पता है, ठीक है, तुर भी इसी सीजन में बोया जाता है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भाई एक बचा हमारा जायद, ठीक है, क्या बचा, जायद बचा। आइए इसको, जायद को भी पढ़ा देते हैं, जायद क्रॉप्स, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, जायद, ठीक है, जायद क्रॉप्स बोलते हो। तो भैया आइए इसको देखते हैं। इसका सीजन देख लो, ठीक है, सीजन देख लो। सीजन की बात करें तो ये अप्रैल टू मई, कब, अप्रैल टू मई, अप्रैल टू मई, ठीक है, अप्रैल टू मई होता है। और वही बात करें, ये इसका एग्जाम्पल देख ले, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, वाटरमेलन, वाटरमेलन। और क्या आता है भाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और क्या आता है इसमें, और क्या आता है इसमें, हमारा जो चारों वाली फसल होती है, ठीक है, फोडर क्रॉप्स इसको आप बोलते हो, क्या, फोडर क्रॉप्स बोलते हो, मतलब चारों वाली फसल, ठीक है, चारों वाली फसल, ठीक है, जिसको आप बरसीम वगैरह बोलते हो, इसी में आता है। और इसमें क्या आता है भाई, और हमारा इसमें क्या आता है, पंपकिन वगैरह इसी में आता है, पंपकिन, पंपकिन भी लिख सकते हो। और क्या इसमें आता है, कुकुम्बर भी आता है, कुकुम्बर, ठीक है, गर्मियों में खूब खाते हो जब मिड गर्मी रहती है, जिसको आप बोलते हो क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉप, ठीक है, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु वाली जो फसल होती है इसी में आती है, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु वाली फसल इसी में आती है। तो मैंने क्या बताया, जायद क्रॉप्स के बारे में बताया। तो इसका सीजन बात करें तो अप्रैल से मई के बीच में होता है। और इसकी एग्जाम्पल बात करें, वाटरमेलन जिसको आप तरबूज बोलते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां और फल इसी में आते हैं, पंपकिन जो कद्दू होता है इसी में आता है, ठीक है। और वहीं बात करें फोडर क्रॉप्स, जो चारों वाली फसल होती है, बरसिंग वगैरह बोई जाती है गाय भैंस के लिए चारों के रूप में, तो ये इसी में आता है। वहीं ककुम्बर, खीरा, खीरा, खीरा ककड़ी जो इसी में आता है, ठीक है, जिसका आप लोग हेल्दी बहुत हेल्दी होता है, हमें समर्स वगैरह में खानी चाहिए खूब, हमें तो हमेशा डाइट के रूप में लेना चाहिए, सैलड के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट था। अब आइए पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड का संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है, भोजन को हम कैसे बचाएंगे। कुछ एनसीईआरटी में हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको कवर करेंगे, ठीक है। भाई अब पढ़ते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, ठीक है, क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन का संरक्षण, भोजन का
संरक्षण। ठीक है, अब भोजन का संरक्षण से क्या मतलब है भाई, कि हम कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, किसकी जरूरत पड़ती है, फूड प्रिजर्वेशन की। भोजन को संरक्षण कैसे, मतलब लंबे समय तक बचा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, धनिया हो गया, पालक हो गया, ठीक है, ये सब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर हमें प्रिजर्व करके रखना हो, दूध हो गया हमारा, तो कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको भी पता है, जो फूड होता है हमारा, जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, स्पॉइल्ड किया जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। किसके द्वारा स्पॉइल्ड होता है, तो माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, माइक्रोब्स के द्वारा, जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोब्स के द्वारा। और ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, ठीक है, ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक या टॉक्सिन्स कह सकते हो आप। ठीक, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, ये भोजन को फूड पॉइजनस बना देते हैं। ठीक है, पॉइजनस फूड्स बना देते हैं। ठीक है, क्या, पॉइजनस फूड्स बना देते हैं। ठीक है, पॉइजनस फूड्स बना देते हैं। तो भैया मैंने यहाँ पे क्या बताया, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। भैया जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, ये स्पॉइल्ड हो जाता है, किसके द्वारा स्पॉइल्ड किया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीव जो होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स। ठीक है, जो हमारे हमारे भोजन को पॉइजनस बना देता है, पॉइजनस बना देता है। जब पॉइजनस हो जाता है फूड, जो हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं अगर वो भोजन खाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो हमें माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उनके अटैक से बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल पे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपको भी पता है। रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं और हमारे क्या होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको क्या करता है, इनको लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है, प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि भाई इसमें टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया फूड प्रिजर्वेशन का, कि भैया जो रेफ्रिजरेटर होता है, आप सभी के घर में रेफ्रिजरेटर होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो भाई जो हमारे फ्रूट्स, फल होते हैं और जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, ये हमें लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ये लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमें जिसकी मदद से लंबे समय तक हम अपने भोजन को प्रिजर्व कर पाते हैं या फूड्स को प्रिजर्व कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, तो भैया देखिए, भोजन परिरक्षक, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, भोजन परिरक्षक, भोजन परिरक्षक बोलते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, एकदम आसान, देखिए आपकी ही भाषा में पढ़ाऊंगा, एकदम सिंपल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि जनरल चीजें बता रहा है, लेकिन इससे आसान और क्या पढ़ोगे इसमें, ये बताओ। क्लास 12th की चीजें हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स की, भोजन परिरक्षक की बात करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, आप सभी को पता है। जैसे हम चिप्स वगैरह खाते हैं या जो हमारे पैकेट्स वाले सामान आते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। ठीक है, क्या, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। तो ऐसा प्रिजर्वेटिव्स जो चीजें यूज होती हैं, वो हमें भोजन को संरक्षण करने में, प्रिजर्व करने में लंबे समय तक मदद करते हैं। अब जैसे वो क्या हो गए, क्या प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो
preservatives are used preservatives are used to check the growth of microbes इन फूड। तो ये भोजन में जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं कहीं ना कहीं वो उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको चेक करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, क्या हो गया हमारा, विनेगर हो गया, ठीक है, सिरका हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, शुगर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स, और क्या हो गया हमारे, कुछ ऑयल वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रिजर्वेटिव्स के तरीके हैं। अब बात करते हैं कि कुछ मेथड्स हैं जो भोजन को प्रिजर्वेटिव्स करने के, कौन कौन से मेथड्स हैं, आइए उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला केमिकल मेथड्स होता है, ठीक है, केमिकल मेथड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक उपाय, ठीक है, रासायनिक उपाय बोलते हैं। तो एग्जांपल बात करें, ठीक है, केमिकल मेथड्स किसमें यूज किए जाते हैं, जैसे हमारा अचार हो गया, ठीक है, अचार या जिसको आप बोलते हो पिकल्स, और क्या हो गया, जैम हो गया जो हमारे, ठीक है, जैम खाते हो आप, और क्या हो गया हमारा, ये सारी चीजों में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, ठीक है, सोडियम बेंजोइट, ठीक है, बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट का यूज होता है। तो इस एग्जांपल बता रहा हूं बस, ठीक है, पढ़ना नहीं है इतना। तो केमिकल मेथड्स की बात करें तो जो केमिकल्स यूज होते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एग्जांपल की बात करें तो सोडियम बेंजोइट हो गया। सोडियम बेंजोइट किस में यूज होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारे पैकेट्स वाले अचार या डब्बे वाले अचार आते हैं, पैकिंग वाले, जैम आता है, तो इसमें यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे साल्ट, नमक का भी यूज करके हम बता सकते हैं, जैसे मीट वगैरह हो गया, ठीक है, फिश हो गया, ठीक है, फिश हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, आंवला हो गया। तो ये जो नमक, इसमें हम नमक का उपयोग करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मीट हो गया, हमारे मांस मछली हो गई, मछली को प्रिजर्व करने के लिए नमक में वो मिला के रखा जाता है। आम हो गया हमारा, मैंगो हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, आंवला हो गया। अब आगे चलते हैं। चीजों को देखिए, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है। मतलब कहने का मतलब है चीजों को गरम करने पे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। जैसे चीजों को बोलते हैं उबाल के या धुल के हमें खाना चाहिए। जैसे अब रेफ्रिजरेटर ठंडे में रख के हमको चीजों को बचा सकते हैं, और कुछ चीजें हम गर्म करके बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आसान है, उतना डीपली नहीं पढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है केबीएस में। पॉस्चराइजेशन ऑफ फूड्स, पॉस्चराइजेशन ऑफ फूड्स, दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग दूध को, ठीक है, जो मिल्क होता है इसको गर्म करके, हम मिल्क को गर्म करके, ठीक है, हीट करके, कितने टेम्परेचर पे भाई, अप टू 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 15 से 30 सेकंड, कितना, 15 से 30 सेकंड गर्म करके बचा सकते हैं, ठीक है, क्या गर्म करके बचा सकते हैं, ठीक। तो पॉस्चराइजेशन ऑफ फूड्स में क्या होता है भाई,
तो हम जो दूध होता है हमारा, इसको हम गर्म करते हैं कितने पे, अप टू 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। कितनी देर के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद अचानक से छोड़ देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा दूध पॉस्चराइज हो जाता है। क्या, पॉस्चराइज हो जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी किसने, लुईस पास्चर ने। किसने, लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने खोज की थी। ठीक है, इसकी लुईस पास्चर ने खोज की थी, लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब जैसे बात करें तो कुछ चीजें पैकेजिंग से भी बचाई जाती हैं। जैसे पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग की बात करें टिन के बॉक्सेस में, वही बात करें चिप्स बिस्किट जो होता है पैकेजिंग आती है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, क्या, नाइट्रोजन भरा होता है, लिख लो। ठीक है, लिख लो, नाइट्रोजन भरा होता है चिप्स वगैरह के पैकेट्स में। वही बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बचाता है। तो नाइट्रोजन का यूज होता है जो पैकेज वाले मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, खाने वाले। तो ये हमारा था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं बता देता हूं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स टू मेक फूड। ठीक है, भोजन बनाने, ठीक है, भोजन बनाने या पकाने की विधि, भोजन पकाने के तरीके। पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो ये हमें देखना है। पहले क्या करते हैं, हम बॉईल करते हैं। पहले क्या करते हैं, बॉईल। दूसरा दूसरा करते हैं सेक कर। ठीक है, क्या, सेक कर। तीसरा क्या करते हैं हम, तल कर। चौथा हम क्या करते हैं, भून कर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्राइड। ठीक है, तो जो भोजन पकाने के तरीके हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके दे देता है, तो ये आपको याद रखना है। पहले हम भोजन को उबालते हैं, क्या, उबाल कर। ठीक है, भोजन को उबालते हैं, फिर सेकते हैं, या सेक कर भी बनाया जाता है, तल कर भी बनाया जाता है, और भूनकर भी बनाया जाता है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए कुछ और चीजें बता देते हैं। जैसे बात करें जो हमारा आलू प्याज लहसुन होता है, आलू प्याज लहसुन होता है, तो ये सब जो अदरक वगैरह होता है, इसको हम क्या करते हैं, नमी से दूर रखना पड़ता है। ठीक है, मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है। तो उसमें क्या करता है, खुले हवा में हम इसको रख देते हैं। ठीक है, ओपनली कहीं भी रख देते हैं। तो इसका हम प्रिजर्वेशन इस तरीके से करते हैं। पालक, मेथी, टमाटर, धनिया, इसको हम गीले कपड़े का सहारा लेते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। ठीक है, ये प्रिजर्वेशन का तरीका है। आम हो गया, कटहल हो गया, आंवला हो गया, इसका जो अचार बनाते हैं, जिसको हम तेल में, ऑयल में रख के लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आइए क्षेत्रीय व्यंजन है, कुछ रीजनल फूड्स हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूं। क्षेत्रीय व्यंजन, ठीक है, क्षेत्रीय व्यंजन कहां के लोग क्या खाते हैं भाई, आइए ये बता देते हैं, ये फूड का ही पार्ट है। तो पहली चीज बिहार में देख लेते हैं। बिहार में देख लेते हैं, तो बिहार में भाई वही लिट्टी चोखा। ठीक है, लिट्टी चोखा और दाल चावल, दाल एंड राइस। ठीक है, दाल एंड राइस। वही बात करें आपका पंजाब में, सरसों का साग, सरसों का साग खाते हैं। और क्या खाते हैं, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी। ठीक है, वही बात करें गोवा की, गोवा में देख लेते हैं, गोवा में क्या खाते हैं भाई, तो गोवा में आप सभी को पता है, नारियल के तेल में फिश फ्राइड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल, तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और वही बात करें गुजरात में, गुजरात में ढोकला। ठीक है, ढोकला। और क्या खाते हैं भाई, लेमन राइस, लेमन राइस खाते हैं। ठीक है, गुजरात में। और वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं,
वेस्ट बंगाल में क्या खाते हैं भाई, पश्चिम बंगाल में झींगा मछली, ठीक है, झींगा फिश या मछली कहते हैं जिसको आप, ठीक है। और वही बात कर ले, केरला की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, केरला, केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में टैपियोका, टैपियोका या नारियल आप कह सकते हो, ठीक है, नारियल कह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। और छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी खाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़। आप एक और लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ लाल चीटी की चटनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ वगैरह में भाई लाल चीटी की चटनी खाते हैं, वहां का प्रमुख व्यंजन है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, बिहार में लिट्टी चोखा, दाल राइस। वहीं बात करें पंजाब में सरसों का साग खाते हैं और मक्के की रोटी, ब्रेड ऑफ मेज, मेज मक्का, ठीक है। वहीं गोवा में फिश फ्राइड इन कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल होता है उसमें पकी हुई मछली खाते हैं। वहीं गुजरात में बात करें तो ढोकला और लेमन राइस खाते हैं। वेस्ट बंगाल में झींगा, झींगा मछली आती है, झींगा फिश, वो खाते हैं। वहीं केरला में बात करें तो टैपियोका और नारियल खाते हैं केरला में। तो ये था हमारा फूड, पहला थीम खत्म हुआ। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले थीम के साथ। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। और हाँ, PDF की अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो कमेंट में मेंशन करेगा। जय हिंद, जय भारत।